उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करना ही बहुत चैलेंजिंग है। आज उत्तर प्रदेश की जनता आज मेरे शासन को याद कर रही है। सरकार हमारी नहीं है, सरकार से हम बाहर हैं। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर। तो भाई अपना धर्म निभाना छोड़े नहीं है। सुनील लिखवा लोग तेरे को गुत्थी कहेंगे। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सक्सेसफुली इन सवालों के जवाब दें। कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की फायर ब्रांड साध्वी माने जाने वाली हमारे साथ साध्वी प्राची जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे कुछ ऐसी बातें जो अभी तक शायद ना की गई हों और जानने का प्रयास करेंगे जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान के हालात हैं राजनीति को लेकर। तो साध्वी जी, सबसे पहले आपका टीवी 30 इंडिया में स्वागत है। साध्वी जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से, बागपत से आप निकल कर आती हैं और भारत की राजनीति में कह लें या फिर हिंदुत्व की जो एक अलग दिशा चल रही है उसमें कह लें, एक अलग नाम आपका बन जाता है। हर जगह या कहते हैं विवादों से आपका पुराना नाता है, कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी को लेकर विवादों के घेरे में रहती हैं। तो क्या लगता है, आप एक छोटे से शहर से और यहां तक के सफर में आपको क्या चीज ऐसी लगी जो कुछ आपको बल देती है? देखिए, मैं विवादों में नहीं रहना चाहती और ना ही विवादों से मेरा कोई पुराना ताल्लुक है। मैंने भगवा धारण किया है, बचपन से किया है और मैं दीदी माँ से प्रेरणा लेकर के इस लाइन में आई हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैंने सदैव एक बात अपने जीवन में सीखी है। मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं, मैंने जीवन में ये सीखा कि सच को मुझे सच कहना है। हाँ, उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती, मैंने झेला है, मैं खुद झेलती हूँ क्योंकि हिंदुत्व का काम करना आसान नहीं है। मैं बहुत बार जेल गई हूँ, मैंने बहुत मुकदमे झेले हैं और जब मुकदमे झेलती हूँ समाज मेरे साथ होता है, सरकारें साथ नहीं देती, मुझे विश्वास है, और सरकारें कभी किसी का साथ नहीं देती, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि परमात्मा मेरा साथ देता है, जनता मेरे साथ होती है। अक्सर कभी आप अपने बच्चों को पैदा करने वाले बयान को लेकर, कभी खाप पंचायत में आपके कार्यक्रम के दौरान ही उपद्रव हो जाता है, या कभी कासगंज जैसी जगह में जाकर और एकदम एकाएक हलचल पैदा हो जाती है। तो कहां से आपको लगता है कि क्या इन चीजों को करने से देश में और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस पर असर पड़ता है? तो क्या आपने टारगेट कर रखा है कि नहीं, कानून व्यवस्था बिगाड़नी ही है? नहीं, ये आप बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। मैंने कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी। मैं तो लोगों से कहती हूँ, समाज के लोगों से एक ही बात कहती हूँ, कभी भी कानून को हमें हाथ में नहीं लेना है। हमें समाज के अंदर काम करना, कानून के दायरे में काम करना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जो 4 बच्चों के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर लगभग कई वर्ष हो गए, मैंने एक जनसभा में सामूहिक निवेदन किया। मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया कि हिंदू 4 ही बच्चे की पैदा करें। मैंने इस बात पर कहा कि दूसरे तबके के लोग 40-40 पिल्ले पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं के घर में 1 या 2 बच्चे। आखिर हिंदुओं तुम्हारा भविष्य क्या है? बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े क्या नाम हमारे कोठियां हैं, और वो खड़ा होकर के हमारे बाहर कहता है कि ये जो सामने वाली कोठी है, चिंता मत करो मियां जान, ये कोठी हमारी होगी। क्योंकि इनका तो एक बेटा वो विदेश में पढ़ता है, इनका तो बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारे 30-40 है ना, ये हमारे काम आए। तो उस बात को सुनकर के मेरे दिल में एक तड़प होती है, दुख होता है। इसीलिए मैंने इस बात को कहा, मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया। और हाँ, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रही हूँ, मोदी जी आपने SC/ST लागू कर दिया, मोदी जी आपने 10% आरक्षण लागू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने तलाक पीड़िता जो परेशान थी महिलाएं, उनके लिए आप कानून लेके, बहुत अच्छी बात है, मैं सम्मान करती हूँ, पूरा देश आपका सम्मान करता है। लेकिन मोदी जी, हिंदुस्तान के लिए आप वास्तव में हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना चाहते हो, चाइना से सबक लीजिए। उसने 1 बच्चे पर के बाद में जो प्रतिबंध लगाया है, आप ऐसा कठोर एक निर्णय लीजिए। मेरा देश एक है ना,
मैं पूछती हूँ कि जब देश एक है, घर एक है, तो उसमें दीवार खड़ी क्यों की जा रही है? देश में एक है, देश एक है, तो हिंदुस्तान में एक कानून, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए। जैसा कि अभी कासगंज में बीती 26 जनवरी को, जो 2018 की 26 जनवरी थी, वहां पर तिरंगा यात्रा को लेकर एक बलवा हुआ और जिस बलवे में एक युवक ने अपनी जान जिसकी चली गई, उसके बाद आप वहां पे गई भी थी, बहुत ज्यादा वहां का तनावपूर्ण माहौल भी था, और उसके बाद अब हाल में फिर आप जो है 26 जनवरी को गई, तो आप क्या कारण था आज जाने का? मैं पूछना चाहती हूँ, ये देश हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? हिंदुस्तान है ना। जब हिंदुस्तान है, पाकिस्तान उनके लिए बना था। आजादी के समय पूरा देश जानता है। जब हिंदुस्तान हमारे लिए बना था और इस तिरंगे की खातिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने फांसी के फंदों को चूमा था। उन देश भक्तों ने कोई राज सिंहासन नहीं मांगा था। तिरंगे को लेकर के हाथ में घर से निकले थे और इसके खातिर वो शहीद हुए थे। आज क्या हिंदुस्तानियों को 26 जनवरी के दिन तिरंगा हाथ में लेकर के निकलना, और वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी काशगंज के अंदर, क्या गुनाह हो गया? क्या हमें तिरंगा लेकर के घर से बाहर नहीं? और चंदन कोई अपराधी नहीं था कि साध्वी प्राची उसके परिवार में ना जाए। क्यों ना जाए? अखलाक एक मारा गया था ना। पूरी मीडिया ने पूरा हवा बनाया था और करोड़ों रुपया इन नेताओं ने जाकर के उनके घर वालों को सौंप दिया था। मेरा हिंदुओं का बेटा है ना चंदन गुप्ता, इसीलिए कोई जाने के लिए उनके यहाँ तैयार नहीं हो रहा, शर्मा रहे हैं। आज उसके भाई ने रो करके, माँ ने बिलखते हुए बताया कि हमने कहा था मेरा बेटा 26 जनवरी के दिन शहीद हुआ तो हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ये शासन, ये प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस परिवार को सम्मान देना चाहिए। उस परिवार को सम्मान नहीं दिया, इसीलिए मैं दुखी होकर के उस परिवार में गई और मैंने मांग की। और मुझे अच्छा लगा एक बात कि योगी जी ने 1 घंटे में उस परिवार को सरकारी नौकरी दे दी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो कवाल के अंदर गई थी, मुजफ्फरनगर के अंदर गौरव और सचिन मारा गया था। ये कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और जब जब अन्याय अत्याचार बढ़ता है तब कहीं न कहीं से कोई न कोई ज्वालामुखी फटती है। इसीलिए आज मैं गई हूँ, मुझे खुशी हुई है कि उस परिवार की सुनवाई हुई। जैसे कि पूर्व में भी आप चुनाव में एक बार उतर चुकी हैं और आपको शिकस्त मिली थी चुनाव में। सोनिया गांधी के सामने मुझे कहा था टिकट के लिए, मैंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए। रोना तो उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए। जो लोग अपने कर्तव्य को नहीं निभाते, हम लोगों को अपना फर्ज अदा करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि राजनीति काजल की कोठरी है, लेकिन मैंने उस चाणक्य को भी पढ़ा है कि अच्छे लोगों जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर गुंडे तो हावी हो ही जाएंगे। मैंने इसको भी मैं लक्ष्य को सामने रखती हूँ, इसको भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ, MA PhD हूँ। बिल्कुल, आप एक कन्या गुरुकुल में भी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आपके सामने एक निवेदन कर रही हूँ कि मैं दोगली राजनीति ना करती हूँ, ना मैं पसंद करती हूँ। हाँ, ना ही मेरा कोई विचार है कि राजनीति में मैं आऊं। मैं सेवा कर रही हूँ, अभी भी मैं बचपन से सेवा कर रही हूँ। समाज सुधार के, हिंदुत्व के और देश के लिए मेरा जीवन है। कोई बात आएगी, रही बात आप हाथरस की, बार बार आप मीडिया के लोग उठा रहे, क्योंकि मैं कासगंज से हाथरस आई और आपका उठाना स्वाभाविक सी बात है, तो मेरा कोई विचार नहीं है। हाँ, राजनीति करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। राजनीति को हम सेवा बना सकते हैं, हमारा मिशन वहां भी पूरा हो सकता है। लोग राजनीति को व्यापार बनाते हैं, लेकिन साधु संत राजनीति को सेवा धर्म मान करके उसका निर्वहन करते। योगी जी भी कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे संत है हमारे, स्वामी सुमेधानंद जी महाराज है, जयपुर के पास सीकर से सांसद है। तो इसलिए अगर साध्वी प्राची के लिए पार्टी या संगठन कोई बात करती है तो तब विचार किया जाएगा। अभी मेरे मन एक अंतिम सवाल, राम मंदिर को लेकर हमेशा राजनीति गर्म रही है और भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता में आई,
जबकि अब राम मंदिर का मुद्दा पहले एक प्रायोरिटी पे होता था और अब वो सिर्फ कोर्ट में, क्योंकि विचाराधीन है मामला, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक सीधा सा ये कह दिया जाता है कि अब जो भी निर्णय लिया जाएगा कोर्ट से, तो क्यों नहीं, जब केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं एक मत होकर और एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे मंदिर बन सके। देखिए, आपकी बात से मैं कुछ सहमत हूँ। रही बात उसकी कि दोनों जगह हमारी सरकार है। राम मंदिर की मैं आज घोषणा करती हूँ, मीडिया के लोग ही कहेंगे और मुझे इतना बड़ा विवादित पूरे विश्व में बनाएंगे, लो जी साध्वी प्राची चल दी है राम मंदिर बनाने के, लाखों लोग तैयार बैठे हैं इस समय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को किस तरह से गंदा किया जाए ये कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जानती है। और ये पॉलिटिक्स, ये जो राम मंदिर को उलझा के रखा है ना, राम मंदिर के लिए मैं दावा करती हूँ कांग्रेस आज अपनी पैरवी करनी बंद कर दे, बाबरी ढांचे के लिए राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। और ये बार बार कहते, मीडिया के लोग भी मुझे कहते हैं और कांग्रेस भी और ये सपा बसपा विपक्षी लोग कहते हैं कि भाजपा के पास में ये मुद्दा है, मुद्दा खत्म हो जाएगा। मोदी जी को कहो, मोदी जी आप घोषणा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी दिन मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दे को विपक्ष खत्म नहीं करना चाहता, राम मंदिर कांग्रेस नहीं बनवाना चाहती, मैं दावे के साथ आपके इसमें कहती हूँ। कपिल सिब्बल ने 2018 में, आपको याद होगा, नवंबर में घोषणा की थी और कोर्ट में जाकर के ये तहरीर दी थी कि राम मंदिर की सुनवाई 2019 के बाद होनी चाहिए। क्यों की है उसने? क्या मतलब है कपिल सिब्बल का? कौन होता है कपिल सिब्बल? बाबरी मस्जिद की पैरवी कर रहे हैं ना वो, राम मंदिर के लिए नहीं। इसीलिए मैंने कहा आपको कि मुझे नकली इन हिंदुओं पर विश्वास नहीं है कि ये बनवाएंगे राम मंदिर, योगी जी और मोदी जी ही बनवाएंगे। एक चीज और, उत्तर प्रदेश में जैसे अब कांग्रेस में एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई प्रभारी बनाई गई हैं, और क्योंकि अब ये बताया जाता है राजनीति में तो पर्दे के पीछे से लंबे समय से रही हैं, लेकिन अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी है, तो आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैं एक बात वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, याद रखना, ये हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी घातक होगी प्रियंका गांधी की एंट्री कि हम लोग सोच नहीं सकते। जो काम कभी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था ना, वो स्थिति ये प्रियंका गांधी करने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। मैं इस बात को कहना नहीं चाह रही, लेकिन जहां भी जाती हूँ मीडिया मुझे घेर करके खड़ी होती है। कौन सी खास बात है? कौन सा बलिदान, कौन सा समाज का काम प्रियंका गांधी ने किया? इससे ज्यादा तो मैंने कर दिया, इससे ज्यादा तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया, इससे ज्यादा तो साध्वी दीदी माँ ऋतंभरा जी ने करोड़ों गुना इससे ज्यादा कर दिया। कौन सा इसने देश के लिए काम कर दिया भाई? कौन सा इसने त्याग कर दिया? कौन सा इसका बलिदान हो गया? अरे इसका तो अगर देखा जाए सारा का सारा काला इतिहास, इसके पिता ने इतने घोटाले किए, घोटाले पर घोटाले कांग्रेस करती है इसके पिता के शासन में, इसके दादी के शासन में हुए। इतना ही नहीं, इसके पति का इतिहास देख लीजिए, कितने बड़े भूमाफिया हैं। ये देश की सेवा करेंगे, ये समाज को क्या दे पाएंगे? इसीलिए मुझे कोई अपेक्षा नहीं, और मेरी इससे कोई ऐसा नहीं कि भाई कभी आप कहो कि साध्वी प्राची की कोई दुश्मनी, मेरी कोई दुश्मनी, लेकिन समाज को इससे क्या मिल रहा है, देश को क्या मिल रहा है, ये तो बताइए इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई विषयों पर चर्चा हुई और आपने कई विषयों पर बेबाकी से जो आपका अंदाज है, चित पर चित अंदाज है, उसमें आपने जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद थी साध्वी प्राची जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया, जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर भी अपनी बात बताई, जिन्होंने कासगंज में चंदन के मुद्दे पर भी अपनी बात कही, और साथ ही प्रियंका गांधी के मुद्दे पर भी जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी बेबाकी से अपनी बात कही। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राम मंदिर बनकर ही रहेगा और ये हिंदुओं का अधिकार है, कहीं ना कहीं ये कहा। धन्यवाद करते हैं साध्वी प्राची जी को। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।